हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम हिंदी साहित्य के 100 प्रश्न देखेंगे जो जो कि मैंने बहुत छांट छांट कर बनाए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आगामी परीक्षाओं के लिए, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, प्रवक्ता और जेआरएफ नेट वगैरह के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो सभी प्रश्न ध्यान से देखें और आगे शेयर करें। प्रश्न नंबर 1 है, व्यक्तिवादी काव्य या व्यक्तिक कविता के नाम से जाना जाता है। तो व्यक्तिवादी कविता और व्यक्तिक कविता के नाम से जाना जाता है हालावाद को। प्रश्न नंबर 2 है, इस काव्य में समग्रतः एवं पूर्णतः व्यक्तिक चेतना को ही काव्य में स्वरों और भाषा में संजोया गया है। यहाँ किस काव्य के बारे में कहा गया है? तो ये किस काव्य के बारे में कहा गया है? हालावादी काव्य के बारे में। नव्य स्वच्छंदतावाद के नाम से जाना जाता है, तो नव्य स्वच्छंदतावाद के नाम से भी हालावाद को ही जाना जाता है। उन्मुक्त प्रेम काव्य या उन्मुक्त प्रेम काव्य या प्रेम व मस्ती के काव्य के नाम से जाना जाता है। तो उन्मुक्त प्रेम काव्य और प्रेम व मस्ती के काव्य के नाम से जाना जाता है हालावादी काव्य को। इनमें अपनी ही मस्ती, अल्हड़ता एवं अखंडता है। किसमें? हालावादी काव्य में। हालावादी काव्य पर किसका प्रभाव है? तो हालावादी काव्य पर फारसी साहित्य और उमर खयाम का प्रभाव है। प्रश्न नंबर 6 देखें, क्षयी रोमांस का कवि किसे कहा जाता है? क्षयी मतलब कुछ क्षणों का या खत्म हो जाने वाले रोमांस। तो क्षयी रोमांस का कवि कहा जाता है हरिवंश राय बच्चन को। प्रेम और रोमांस का कवि किसे कहा जाता है? तो प्रेम और रोमांस का कवि कहा जाता है रामेश्वर शुक्ल अचल को। मांसलवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं, तो मांसलवाद के प्रवर्तक रामेश्वर शुक्ल अचल माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, इनके काव्य में रोमांस तो है लेकिन निराशा और दुख जनित है। किसके बारे में कहा गया है? तो ये किसके बारे में कहा गया है? नरेंद्र शर्मा के बारे में। हालावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं, तो हालावाद के प्रवर्तक हरिवंश राय बच्चन को माना जाता है। हालावाद का समय काल क्या माना जाता है? तो हालावाद का समय रहा है 1933 से 1936 तक। हालावादी कविता को व्यक्तिक कविता किसने कहा? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हालावादी कविता को व्यक्तिक कविता कहा है डॉक्टर नगेंद्र ने। व्यक्तिक कविता छायावाद की अनुजा और प्रगतिवाद की अग्रजा है। ये कथन किसका है? तो ये भी महत्वपूर्ण है। किसने कहा है व्यक्ति कविता को छायावाद की अनुजा और प्रगतिवाद की अग्रजा? डॉक्टर नगेंद्र ने। हालावादी काव्य को मस्ती, उमंग और उल्लास की कविता किसने कहा है? तो हालावादी काव्य को मस्ती, उमंग और उल्लास की कविता कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अगला प्रश्न है, हालावादी कविता का प्रभाव है, हालावादी कविता का प्रबल भाव है क्या? व्यक्तिकता। 17वां प्रश्न देखिए, निराशावादी कवि कहा जाता है, तो निराशावादी कवि कहा जाता है हालावादी कवियों को या हालावादियों को। 18वां प्रश्न है, व्यक्तिवादी कविता का प्रमुख स्वर निराशा का है, आशा अवसाद का है, थकान का है, टूटन का है, चाहे वो किसी भी परिप्रेक्ष्य में हो। ये कथन किसका है? तो ये कथन रामदरस मिश्र का है। प्रश्न नंबर 19 देखें, व्यक्तिवादी गीति कविता की सभी प्रवृत्तियां प्रेम, निराशा, वेदना, सामाजिक चेतना किसके काव्य में लक्षित होती हैं? तो ये सभी प्रवृत्तियां किसके काव्य में लक्षित होती हैं? आरसी प्रसाद सिंह के। आरसी प्रसाद सिंह ने इन सभी प्रवृत्तियों का समायोजन अपनी कविताओं में किया है। अशरीरी प्रेम के स्थान पर शरीरी प्रेम को इन्होंने तरजीह दी है। किन्होंने तरजीह दी है? तरजीह मतलब महत्व दिया है। किसने महत्व दिया है? हालावादी कवियों ने। मूलतः
मूलतः प्रेम, यौवन और सौंदर्य के कवि माने जाते हैं। तो मूलतः प्रेम, यौवन और सौंदर्य के कवि रामेश्वर शुक्ल अचल माने जाते हैं। हालावादी काव्य को छई, रोमांस और कुंठा का काव्य किसने कहा है? तो हालावादी काव्य को छई, रोमांस और कुंठा का काव्य कहा है डॉक्टर हेतु भारद्वाज ने। अगला प्रश्न है, हालावाद प्रचलित कब से हुआ? तो हालावाद कब से शुरुआत मानी जाती है हालावाद की? बच्चन की मधुशाला से, ये तभी से प्रचलन में आया। अगला प्रश्न है, किसकी रचनाओं में आत्मसंदेह और मृत्यु भय की भावना सर्वाधिक पाई जाती है? तो हरिवंश राय बच्चन जी की रचनाओं में आत्मसंदेह और मृत्यु भय की भावना सर्वाधिक पाई जाती है। बच्चन की रचना त्रय में शामिल है, यानी बच्चन की जो 3 महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, रचना त्रय हैं, वो है मधुशाला, मधुबाला और मधुकलश। अगला प्रश्न है, छायावाद का दूसरा उन्मेष कहलाता है? तो छायावाद का दूसरा उन्मेष क्या कहलाता है? उत्तर छायावाद। उत्तर छायावाद को छायावाद का दूसरा उन्मेष किसने कहा है? तो उत्तर छायावाद को छायावाद का दूसरा उन्मेष हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। उत्तर छायावाद में कितने प्रकार की काव्य धारा विकसित हुई? तो उत्तर छायावाद में 2 प्रकार की काव्य धारा विकसित हुई। कौन सी? राष्ट्रीय और व्यक्तिक। उत्तर छायावाद को स्वच्छंद काव्य धारा किसने कहा? तो उत्तर छायावाद को स्वच्छंद काव्य धारा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा। गणपति चंद्रगुप्त ने उत्तर छायावाद को कितनी काव्य धाराओं में बांटा है? तो गणपति चंद्रगुप्त ने 3 काव्य धाराओं में बांटा है उत्तर छायावाद को। इसमें एक राष्ट्रीय चेतना प्रधान, व्यक्ति चेतना प्रधान और समष्टि चेतना प्रधान। प्रश्न नंबर 31 है, हालावाद को प्रगति प्रयोग का पूर्वाभास किसने कहा? तो हालावाद को प्रगति प्रयोग का पूर्वाभास बच्चन सिंह जी ने कहा। प्रश्न नंबर 32 देखते हैं, हरिवंश राय बच्चन का जन्म कब हुआ? तो हरिवंश राय बच्चन का जन्म 1907 में हुआ। हरिवंश राय बच्चन रचित प्रथम महाकाव्य है? तो हरिवंश राय द्वारा रचित प्रथम महाकाव्य मधुशाला है। इसका समय रचना काल है 1933 और प्रकाशन वर्ष 1935। हरिवंश राय बच्चन का प्रथम प्रकाशित काव्य संग्रह है, तो प्रकाशित जो हुआ है प्रथम वो तेजहार हुआ है। और 35वां नंबर देखते हैं, उमर खयाम की रुबाइयों का अनुवाद किसने किया? तो उमर खयाम की रुबाइयों का अनुवाद हरिवंश राय बच्चन जी ने किया। बच्चन को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। देखो, बच्चन को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो 2 चट्टानों के लिए, 2 चट्टानें। प्रश्न नंबर 37 देखो, बच्चन की आत्मकथा कितने खंडों में प्रकाशित है? तो बच्चन की आत्मकथा 4 खंडों में प्रकाशित है। पहला, क्या भूलूं क्या याद करूं, दूसरा नीर का निर्माण, फिर तीसरा बसेरे से दूर, और चौथा 10 द्वार के सोपान तक। प्रश्न नंबर 38 देखिए, निशा निमंत्रण में संकलन है? तो निशा निमंत्रण में संकलन है गीतों का। निशा निमंत्रण का प्रकाशन वर्ष है 1938। प्रश्न नंबर 40 है, निशा निमंत्रण के गीत कितनी कितनी पंक्तियों में रचित हैं? तो निशा निमंत्रण के गीत 13-13 पंक्तियों में रचित हैं। निशा निमंत्रण का प्रथम गीत कौन सा है? तो निशा निमंत्रण का प्रथम गीत है दिन जल्दी जल्दी ढलता है। 42वां देखते हैं, मधुशाला में संकलित रुबाइयों की संख्या कितनी है? तो मधुशाला में जो रुबाइयाँ हैं वो 135। मधुशाला की रुबाइयाँ कितनी कितनी पंक्तियों में रचित हैं? तो मधुशाला की रुबाइयाँ 4-4 पंक्तियों में रचित हैं। मधुशाला की मादकता अच्छे है, ये कथन किसका है? तो मधुशाला की मादकता अच्छे है, ये कथन पंत जी का है। पैंतालीस देखते हैं, मधुशाला में हाला, प्याला, मधुबाला और मधुशाला की के 4 प्रतीकों के माध्यम से कवि ने अनेक क्रांतिकारी मर्म स्पर्शी रागात्मक एवं रहस्यपूर्ण भावों को वाणी दी है। ये कथन किसका है? तो ये कथन भी पंत जी का है। बच्चन की रचना त्रय नाम से जानी जाती हैं। तो ये बच्चन की 3 रचनाएं जो हैं वो
रचना त्रय के नाम से जानी जाती है, मधुशाला, मधुबाला और मधुकलश। बच्चन के काव्य को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? तो बच्चन के काव्य को 4 श्रेणियों में बांटा गया है। मधु काव्य, विषाद काव्य, प्रणय काव्य और राजनीतिक सामाजिक काव्य। बच्चन का अंतिम काव्य संग्रह कौन सा है? तो हरिवंश राय बच्चन जी का अंतिम काव्य संग्रह है जाल समेटा। बच्चन के कितने काव्य संग्रह पंथ के साथ हैं? तो बच्चन के 2 काव्य संग्रह हैं पंथ के साथ, सूत की माला और खादी के फूल। सूत की माला और खादी के फूल में कुल कितने गीत संकलित हैं? तो 204 गीत संकलित हैं। उपयुक्त 204 गीत बच्चन ने कब लिखे? तो गांधी जी की हत्या पर। ये जो सूत की माला और खादी के फूल में 204 गीत हैं, ये उन्होंने गांधी जी की हत्या पर लिखे, हत्या के बाद लिखे। 51वां प्रश्न देखते हैं। कर रहा हूँ आज मैं आज़ाद हिंदुस्तान का आवाहन किसकी पंक्ति है? तो ये भी हरिवंश राय जी की है, बच्चन जी की। जब तक मानव हृदय में रागात्मकता का अवशेष रहेगा तब तक बच्चन की कविता का आकर्षण चिरंतन एवं चिरस्थायी रहेगा। ये कथन किसका है? तो ये कथन गणपति चंद्र गुप्त जी का है। बच्चन की कृतियों निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, अकुल अंतर में झलकता है, क्या झलकता है? विषाद यानी दुख। बच्चन की कविताओं में विषाद का प्रमुख कारण क्या था? तो क्या था? उनकी पत्नी की मृत्यु। उनकी कविताओं में जो दुख का कारण था वो उनकी पत्नी की मृत्यु। प्रश्न नंबर 55 देखते हैं। बच्चन के काव्य संग्रह शैतरंगिणी और मिलन यामिनी किस प्रकार के काव्य हैं? तो ये दोनों प्रणय काव्य हैं। बच्चन की रचनाओं शैतरंगिणी और मिलन यामिनी में संकलित हैं, तो क्या संकलित है उसमें? बच्चन के उल्लास भरे गीत। बच्चन की कविता नीर का पुनर्निर्माण संबंधित है, तो ये बच्चन जी के पुनर्विवाह से, जब उनका फिर से विवाह हुआ तेजी बच्चन से, तब उन्होंने ये कविता उससे संबंधित है, नीर का पुनर्निर्माण। बच्चन ने अपनी रचना एकांत संगीत में इशारा किया है अपने निजी जीवन की ओर। एकांत संगीत में किसकी ओर इशारा किया है? अपने निजी जीवन की ओर। हरिवंश राय बच्चन को बचपन में किस नाम से पुकारा जाता था? तो हरिवंश राय बच्चन को बचपन में बच्चन के नाम से पुकारा जाता था। मैकबेथ रचना किसकी है? तो मैकबेथ रचना हरिवंश राय बच्चन जी की है। जनगीता रचना किसकी है? तो जनगीता भी हरिवंश राय बच्चन जी की है। 4 खेमे 64 खूंटे किसकी रचना है? तो 4 खेमे 64 खूंटे रचना भी बच्चन जी की ही है। बंगाल का अकाल रचना किसकी है? तो बंगाल का अकाल रचना बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये रचना किसकी है? हरिवंश राय बच्चन जी की। प्रश्न नंबर 64 देखें। धार की इधर उधर, आरती और अंगारे, बुद्ध और नाचघर रचनाएं किसकी हैं? तो ये तीनों रचनाएं भी हरिवंश राय बच्चन जी की हैं। तिरभंगिमा कृति के लेखक कौन है? तो तिरभंगिमा के लेखक भी हरिवंश राय बच्चन जी ही हैं। स्मृति यात्रा यज्ञ नाम से किसे जाना जाता है? तो स्मृति यात्रा यज्ञ के नाम से हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा को जाना जाता है। बच्चन की मधुशाला, मधुबाला और मधुकलश रचनाओं पर प्रभाव है, तो इन तीनों रचनाओं पर किसका प्रभाव है? उमर खयाम जी की रुबाइयों का। प्रश्न नंबर 68 देखते हैं। कौन सा कवि हरिवंश राय बच्चन का प्रतिद्वंदी कवि माना जाता है? तो हरिवंश राय बच्चन जी का प्रतिद्वंदी कवि माना जाता है रामधारी सिंह दिनकर को। ये इनके प्रतिद्वंदी कवि हैं, रामधारी सिंह दिनकर। डॉक्टर नागेंद्र ने हालावादी कविता को क्या नाम दिया है? तो डॉक्टर नागेंद्र ने हालावादी कविता को वैयक्तिक प्रेम की कविता का नाम दिया है, वैयक्तिक प्रेम की कविता। प्रवासी की डायरी संस्मरण किसका है? तो प्रवासी की डायरी संस्मरण भी हरिवंश राय बच्चन जी का है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से।
प्रवासी के गीत किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो प्रवासी के गीत नरेंद्र शर्मा की रचना है। प्रश्न नंबर 72 है, किस कवि ने अपने आप को छायावादी सूक्ष्मता से अलग रखा है? तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। छायावाद के समय में होकर भी छायावादी सूक्ष्मता से खुद को अलग रखा है किन्होंने? हरिवंश राय बच्चन जी ने। हरिवंश राय बच्चन ने प्रथम बार जीवन और मानवीयता के प्रति अपने पूर्ण भावों की वाणी किस कृति में दी थी? तो ये उन्होंने प्रणय पत्रिका में दी थी। आत्मपरिचय कविता किस संग्रह में संकलित है? तो आत्मपरिचय कविता निशा निमंत्रण में संकलित है। आत्मपरिचय कविता की शैली है, तो आत्मपरिचय कविता की शैली है गेय एवं आत्मकथात्मक, यानी आत्मकथात्मक गीत है ये। आत्मपरिचय कविता की प्रकृति है, तो ये एक गीत है। आत्मपरिचय कविता का संकलन निशा निमंत्रण में किस वर्ष किया गया? तो ये 1969 में। दिन जल्दी जल्दी ढलता है की प्रकृति है, तो दिन जल्दी जल्दी ढलता है भी एक गीत है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है गीत संकलित है, तो ये निशा निमंत्रण में संकलित है। मिट्टी का तन मस्ती का मन भड़, मिट्टी का तन मस्ती का मन क्षण भर जीवन मेरा परिचय पंक्तियां किसकी हैं? ये भी हरिवंश राय बच्चन जी की हैं। बच्चन में दूसरों को रुला सकने की अपूर्व क्षमता है, ये कथन किसका है? तो ये कथन मुक्तिबोध का है। नीड़ का निर्माण फिर कविता संकलित है, तो ये सैतरंगिणी में संकलित है। जो बीत गई सो बात गई कविता संग्रहित है, तो ये भी सैतरंगिणी में ही संग्रहित है। उमर खय्याम की रुबाइयों का अनुवाद किसने किया? तो उमर खय्याम की रुबाइयों का अनुवाद मैथिली शरण गुप्त जी ने किया। मधुशाला कृति के लेखक कौन है? तो मधुशाला कृति के लेखक श्री कृष्णचंद्र हैं, यानी मधुशाला के हरिवंश राय बच्चन, लेकिन मधुशाला के श्री कृष्णचंद्र। हरिवंश राय बच्चन ने भगवत गीता का हिंदी में किस नाम से अनुवाद किया? तो इन्होंने नागर गीता के नाम से अनुवाद किया। हरिवंश राय बच्चन के गीतों में आए साकी शब्द का क्या अर्थ है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या अर्थ है? सुंदरी। कौन सी सुंदरी? जो अपने हाथों से मधुपान कराती है, यानी वह स्त्री जो अपने हाथों से मदिरा पिलाती है, उसको उन्होंने क्या नाम दिया है? साकी। इनका काव्य उमर खय्याम के काव्यों की पैरोडी अर्थात काव्य व्यंग मात्र बनकर रह गया, ये कथन किसके लिए हैं? तो ये कथन हरिवंश राय जी के लिए हैं, हरिवंश राय बच्चन जी के लिए। क्षीण क्षुद्र क्षण भंगुर दुर्बल मानव के पास जग जीवन की समस्त आदि व्याधियों की यही एक महौषधि है। हरिवंश राय बच्चन ने इस कथन में यही शब्द का क्या अर्थ है? तो यहाँ पर जो यही औषधि, यही एक महौषधि है, इसका अर्थ है जीवन रूपी मंदिरा। तो इन्होंने जीवन रूपी मंदिरा को कहाँ, ये लाइन इन्होंने कहाँ प्रयोग की है? मधुशाला की भूमिका, जिसे संबोधन नाम दिया गया। ठीक है, ये लाइन मधुशाला की भूमिका में है और यही का मतलब है जीवन रूपी मंदिरा। प्रश्न नंबर 90 देखते हैं। मधुकर काव्य संग्रह के लेखक हैं, तो मधुकर काव्य संग्रह के लेखक भगवती चरण वर्मा हैं। प्रेम संगीत काव्य संग्रह किसका है? तो प्रेम संगीत काव्य संग्रह भगवती चरण वर्मा का है। अहमवादी व्यक्तिगता प्रधान साहित्य के रचयिता के रूप में सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं, तो कौन है सर्वाधिक प्रसिद्ध? भगवती चरण वर्मा। यौवन की इस मधुशाला में प्यासों का ही स्थान प्रिय, ये पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति भी भगवती चरण वर्मा की है, और कहाँ से है? प्रेम संगीत से। प्रश्न नंबर 94 देखते हैं। भैंसा गाड़ी नामक प्रसिद्ध कविता किसकी है? तो भैंसा गाड़ी प्रसिद्ध कविता भी भगवती चरण वर्मा की है। हिंदी में मार्शलवाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो हिंदी में मार्शलवाद के प्रवर्तक रामेश्वर शुक्ल अचल माने जाते हैं। मधुलिका काव्य संग्रह के लेखक कौन है? तो मधुलिका काव्य संग्रह के लेखक भी रामेश्वर शुक्ल अचल हैं। अपराजिता काव्य संग्रह किसका है? तो अपराजिता काव्य संग्रह भी रामेश्वर शुक्ल अचल का है।
किरणवेला काव्य संग्रह के लेखक, किरणवेला काव्य संग्रह के लेखक भी रामेश्वर शुक्ल अचल हैं। कुटिल, लाल चूनर, बरसांत के बादल और ब्रह्मचिंद आदि काव्य संग्रह किसके हैं? तो ये सारे भी रामेश्वर शुक्ल अचल के हैं। और अचल मूलतः कवि हैं, तो अचल मूलतः किसके कवि हैं? प्रेम, यौवन और सौंदर्य के कवि हैं। ठीक है, ये रामेश्वर शुक्ल अचल प्रेम, यौवन और सौंदर्य के कवि हैं। तो इस प्रकार आज हमारे 100 प्रश्न पूरे हुए और ये 100 प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें। थैंक यू, धन्यवाद।